नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बड़े ज़रूरी पहलू पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास सिंचाई इंजीनियरिंग यानी इरिगेशन इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और ये खास तौर पर दो चीज़ों पर फोकस करते हैं। एक तो है वाटर लॉगिंग यानी खेतों में पानी का ज़रूरत से ज़्यादा भर जाना, और दूसरा है सीपेज मतलब ज़मीन के नीचे पानी का रिसाव और उसके पीछे के सिद्धांत। हाँ, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत देखकर लगता है कि ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन तकनीकी चीज़ों को थोड़ा आसान बनाएं, समझें कि ये समस्याएं वाटर लॉगिंग और सीपेज क्यों होती हैं, इनका असर क्या है और इंजीनियर इनसे कैसे निपटते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस जानकारी की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं वाटर लॉगिंग से। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, सिंचाई के लिए पानी तो चाहिए ही, है ना? फिर ये ज्यादा पानी समस्या कैसे बन जाता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, वाटर लॉगिंग वो स्थिति है जब जमीन और खासकर पौधों की जड़ों वाला हिस्सा, जिसे हम रूट जोन कहते हैं, वो पानी से पूरी तरह सैचुरेट हो जाता है। अच्छा। मतलब भर जाता है पानी से। अच्छा। अब दिक्कत ये होती है कि जब सब जगह पानी ही पानी है तो जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती, मिट्टी इलेरेटेड हो जाती है। बिल्कुल। और ज्यादातर फसलों को बढ़ने के लिए जड़ों में ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल। हवा न मिले तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर फसल कम होती है। ओह, तो मतलब जड़ों का दम घुटने लगता है पानी में। पर क्या ये सभी फसलों के लिए बुरा है? ज्यादातर के लिए तो हाँ, बहुत बुरा है। लेकिन जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, कुछ अपवाद हैं। जैसे धान की फसल, चावल। हाँ, धान को तो पानी चाहिए होता है। बिल्कुल। धान को अपनी शुरुआती बढ़त के लिए खड़े पानी की जरूरत होती है, तो उसके लिए ये ठीक है। पर बाकी ज्यादातर फसलों के लिए वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है। समझ गया। अब ये होता क्यों है? क्या है बस यही कि किसान ने ज्यादा पानी डाल दिया, ओवर इरिगेशन जिसे कहते हैं, या और भी कारण होते हैं? देखिए, ओवर इरिगेशन एक बड़ा कारण जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ वही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि खेत या उस पूरे इलाके की जो जल निकासी व्यवस्था है, मतलब ड्रेनेज, वो ठीक नहीं है। पानी बरसता है या सिंचाई होती है, लेकिन वो निकल नहीं पाता, जमा होता रहता है। फिर कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसकी परमिएबिलिटी यानी पानी सोखने या नीचे जाने देने की क्षमता बहुत कम होती है। अच्छा। तो पानी ऊपर ही भरा रह जाता है। फिर अगर इलाके का वाटर टेबल मतलब भूजल स्तर पहले से ही काफी ऊंचा है, तो थोड़ी सी बारिश या सिंचाई भी वाटर लॉगिंग कर सकती है। ये भी है। और जमीन का ढलान कैसा है, टोपोग्राफी जिसे कहते हैं, वो भी असर डालता है। निचले इलाकों में पानी जमा हो जाता है। और एक और चीज, नहरें। अगर नहरें कच्ची हैं, लाइंड नहीं है, तो उनसे पानी रिसता रहता है आसपास के खेतों में। सीपेज फ्रॉम कनाल्स। हाँ, वो तो बड़ी समस्या है कई जगह। और आखिर में कभी कभी अनियंत्रित बाढ़ आ जाए तो वो तो बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग कर ही देती है। तो ये सब मिलकर कारण बनते हैं। यानी कई चीजें एक साथ काम करती हैं, और जब ये वाटर लॉगिंग हो जाती है तो फसल कम होने के अलावा और क्या दिक्कतें आती हैं? मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि मिट्टी ठंडी हो जाती है और खेती के काम जैसे जुताई वगैरह मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, वो बातें बिल्कुल सही हैं। पानी भरी जमीन सूरज की गर्मी ठीक से नहीं ले पाती तो ठंडी रहती है। ये पौधों की बढ़त के लिए अच्छा नहीं है। और गीली मिट्टी में हल चलाना या ट्रैक्टर चलाना मतलब टिलिंग बहुत मुश्किल होता है। मिट्टी की संरचना भी खराब होती है। और हाँ, नमी वाली जगह पर खरपतवार वीड्स वो भी ज्यादा उगते हैं, वो भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इन सबसे भी एक ज्यादा गंभीर और क्या कहते हैं लंबे समय तक असर करने वाली समस्या है। वो क्या? वो है मिट्टी में लवणता मतलब सैलिनिटी और क्षारीयता यानी अल्काइनिलिटी का बढ़ना। ओह, यानी मिट्टी में नमक बढ़ जाना। होता यह है कि सिंचाई के पानी में या मिट्टी में पहले से ही कुछ नमक घुले होते हैं। कम मात्रा में होते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वाटर लॉगिंग होती है और पानी जमीन की सतह से या जड़ों के पास से भाप बनकर उड़ता है, इवेपोरेट होता है, तो पानी तो उड़ जाता है, लेकिन वो घुले हुए नमक वही मिट्टी में पीछे रह जाते हैं और धीरे धीरे वो जड़ों के आसपास जमा होने लगते हैं। कभी कभी तो हालत ये होती है कि जमीन की ऊपरी सतह पर नमक की एक सफेद परत सी दिखने लगती है। उसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं। बाप रे। और ये जमा हुआ नमक पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाता है? इसका असर बड़ा ही अजीब और खतरनाक है। ये नमक मिट्टी के पानी को इतना ज्यादा खारा, इतना कॉन्सेंट्रेटेड बना देते हैं कि पौधे की जो सामान्य प्रक्रिया होती है पानी खींचने की, ऑस्मोटिक एक्टिविटी, वो उलट जाती है। उलट जाती हैं? मतलब ये कि सामान्य तौर पर पौधे की जड़ें
मिट्टी से पानी सोखती हैं, लेकिन जब मिट्टी का पानी जड़ों के अंदर के पानी से ज्यादा खारा हो जाता है तो पानी जड़ों से निकलकर वापस मिट्टी में जाने लगता है। क्या पानी होते हुए भी पौधा पानी छोड़ रहा है? हाँ, इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। पौधे पानी से घिरे होने के बावजूद पानी की कमी से मरने लगते हैं। ये एक विडंबना ही है। और इसके साथ साथ जड़ों में हवा की कमी होती है वाटर लॉगिंग में, तो मिट्टी में जो जरूरी पोषक तत्व बनने की प्रक्रिया होती है, जैसे नाइट्रेट्स का बनना, वो भी रुक जाती है, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीडेशन जरूरी है और ऑक्सीडेशन के लिए हवा चाहिए। तो दोहरी मार पड़ती है पौधे पर। ये तो वाकई बहुत गंभीर समस्या है। पानी में डूबे पौधे प्यासे मर जाएं। तो फिर इंजीनियर इस स्थिति से निपटते कैसे हैं? क्या इसे होने से रोकने के तरीके हैं? मतलब प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है और इंजीनियर्स कई तरीके अपनाते हैं। एक तो है नहरों की लाइनिंग करना, मतलब नहरों को अंदर से कंक्रीट या किसी ऐसी चीज से पक्का करना जिससे पानी न रिसे। इससे सीपेज लॉस बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, सिंचाई का तरीका बदलना। इंटेंसिव इरिगेशन मतलब एक बार में खूब सारा पानी देने की बजाय एक्सटेंसिव इरिगेशन अपनाना, यानी पानी उतना ही देना जितनी फसल को जरूरत है और जरूरत से ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है। तीसरा, जो इलाके की प्राकृतिक नालियां वगैरह हैं, नेचुरल ड्रेनेज, उनको सुधारना, साफ रखना ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए। चौथा, अगर जरूरत हो तो आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम बनाना। ये जमीन के ऊपर खुली नालियां यानी सरफेस ड्रेन्स भी हो सकती हैं, या जमीन के नीचे पाइप डालकर पानी निकालने वाले सब सरफेस ड्रेन्स भी। पांचवा उपाय है पानी बचाने वाली तकनीकें इस्तेमाल करना, जैसे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये पानी सीधे जड़ों तक पहुंचाते हैं, बर्बादी कम होती है। और छठा है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, मतलब ऐसी फसलें बारी बारी से उगाना जिनकी पानी की जरूरतें अलग हों। ज्यादा पानी वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल लगाना। ये तो हुए रोकथाम के उपाय, काफी सारे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जमीन पहले से ही खराब हो चुकी है, लवणीय हो गई है या क्षारीय हो गई है, तब क्या करते हैं? स्रोतों में रिक्लेमेशन शब्द का जिक्र था, इसका क्या मतलब है? रिक्लेमेशन का सीधा सा मतलब है बिगड़ी हुई जमीन को सुधार कर फिर से खेती लायक बनाना, अनुपजाऊ जमीन का उद्धार करना एक तरह से। अब इसमें थोड़ा सा फर्क समझना जरूरी है लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी में। हाँ, बताइए। लवणीय मिट्टी यानी सेलाइन सॉइल, उसमें घुलनशील नमक ज्यादा होते हैं। इसकी पहचान हम मिट्टी के घोल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी से करते हैं। अगर ईसी 4000 माइक्रोमो प्रति सेंटीमीटर से ज्यादा है तो मिट्टी लवणीय है। ओके। दूसरी तरफ क्षारीय मिट्टी यानी एल्कलाइन सॉइल, उसमें सोडियम आयन बहुत ज्यादा होते हैं। इसे हम ESP यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज से मापते हैं। अगर ESP 15 से ज्यादा है तो मिट्टी क्षारीय है। इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सी है? देखिए, दोनों ही खराब है, लेकिन क्षारीय मिट्टी और खासकर वो जिसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, उसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है। इसे ब्लैक एल्कली भी कहते हैं। ब्लैक एल्कली क्यों? क्योंकि ये मिट्टी के कणों को बिखेर देता है, मिट्टी की संरचना एकदम खराब कर देता है। मिट्टी काली सी, चिपचिपी और एकदम सख्त हो जाती है, पानी उसमें घुस ही नहीं पाता। जो दूसरे सोडियम नमक है, जैसे सोडियम सल्फेट या क्लोराइड, उन्हें वाइट एल्कली कहते हैं। वो तुलना में थोड़े कम बुरे हैं क्योंकि वो मिट्टी की फिजिकल कंडीशन उतनी खराब नहीं करते। अच्छा, तो इस बिगड़ी हुई मिट्टी को, चाहे वो लवणीय हो या क्षारीय, ठीक कैसे करते हैं? रिक्लेमेशन के तरीके क्या हैं? सबसे आम और मुख्य तरीका है लीचिंग। लीचिंग का मतलब है जमीन को खूब सारे साफ पानी से धोना। ये अतिरिक्त पानी मिट्टी में जमा हुए घुलनशील नमक को अपने साथ घोल लेता है और उन्हें बहाकर जड़ों की पहुंच से नीचे ले जाता है, या फिर अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो उसके जरिए बाहर निकाल देता है। ये लवणीय मिट्टी के लिए काफी कारगर है। लेकिन आपने कहा कि ब्लैक एल्कली वाली मिट्टी ज्यादा खतरनाक है और उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या वो भी लीचिंग से आसानी से धुल जाता है? यहीं पर थोड़ा पेंच है। सोडियम कार्बोनेट पानी में आसानी से घुलता नहीं है, इसीलिए अगर मिट्टी क्षारीय है, खासकर ब्लैक एल्कली वाली, तो सिर्फ पानी से धोने यानी लीचिंग करने से पूरा काम नहीं बनता। तो फिर ऐसी मिट्टी को सुधारने के लिए पहले उसमें जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 मिलाया जाता है। जिप्सम क्या करता है?
वो मिट्टी के हानिकारक सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है और उसे सोडियम सल्फेट में बदल देता है, और सोडियम सल्फेट पानी में आसानी से घुल जाता है। अच्छा। तो जिप्सम मिलाने के बाद जब लीचिंग करते हैं तो वो बदला हुआ सोडियम सल्फेट आसानी से पानी के साथ बह जाता है। इसी तरह अगर मिट्टी अम्लीय है, एसिडिक है, तो उसे सुधारने के लिए पहले चूना पत्थर लाइमस्टोन CaCO3 मिलाते हैं और फिर लीचिंग करते हैं। समझ गया। ये लीचिंग में पानी तो बहुत लगता होगा। ये कैसे तय करते हैं कि कितना फालतू पानी देना है? स्रोत में लीचिंग रिक्वायरमेंट LR जैसा कुछ था? बिल्कुल। लीचिंग रिक्वायरमेंट LR का सीधा सा मतलब है कि फसल को अपनी जरूरत के पानी, जिसे कंजम्पटिव यूज CU कहते हैं, के अलावा कितना अतिरिक्त पानी देना पड़ेगा ताकि मिट्टी में नमक का लेवल कंट्रोल में रहे। इसे ऐसे समझें कि सिंचाई के पानी के साथ जो नमक आ रहा है उसे बाहर निकालने के लिए कितना एक्स्ट्रा पानी बहाना जरूरी है। इसका एक सरल सिद्धांत है। LR को हम ड्रेनेज से निकलने वाले पानी की मात्रा DD और खेत में डाले गए कुल पानी की मात्रा DI के अनुपात LR बराबर DD/DI के रूप में देख सकते हैं। ओके। या फिर इसे नमक की कंसंट्रेशन के नजरिए से देखें तो ये सिंचाई के पानी में नमक की कंसंट्रेशन CI और ड्रेनेज के पानी में नमक की जो अधिकतम स्वीकार्य कंसंट्रेशन है CD, उसका अनुपात LR=CI/CD होता है। मतलब ये पक्का करना है कि लीचिंग से इतना पानी बहे कि जड़ों के पास नमक जमा ना हो पाए। चलिए, ये तो हुई मिट्टी और पानी की बात। अब जरा विषय बदलते हैं और बड़ी संरचनाओं स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। स्रोत में सीपेज के सिद्धांत थ्योरी ऑफ सीपेज पर भी काफी जोर है। ये सीपेज क्या चीज है और ये बांध या वियर जैसी चीजों के लिए खतरा क्यों है, खासकर अगर वो ऐसे जमीन पर बने हों जिसमें से पानी गुजर सकता है? हाँ, सीपेज एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इन संरचनाओं के डिजाइन में। सीपेज का मतलब है पानी का रेसना। जब कोई पानी रोकने वाली संरचना जैसे बांध ऐसी जमीन पर बनी है जिसके नीचे की मिट्टी या चट्टान पानी को आसानी से गुजरने देती है, मतलब परवियस है, तो पानी एक तरफ जहां जमा है यानी अपस्ट्रीम साइड, वहां से दबाव के कारण नींव के नीचे से रिस कर दूसरी तरफ यानी डाउनस्ट्रीम साइड जहां पानी का लेवल कम है वहां जाने लगता है। इसी रिसाव को सीपेज कहते हैं। और ये रिसाव खतरनाक क्यों है? थोड़ा बहुत पानी रिस गया तो क्या हुआ? ये थोड़ा बहुत रिसाव ही बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे दो तरह की बड़ी फेलियर हो सकती हैं जो पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर सकती हैं। ये दो मुख्य खतरे हैं, पाइपिंग और अपलिफ्ट। पाइपिंग, ये तो सुनने में खतरनाक लग रहा है। क्या होता है इसमें? पाइपिंग में नींव के नीचे से जो पानी रिस रहा है, अगर उसकी रफ्तार थोड़ी तेज हो तो वो अपने साथ नींव की मिट्टी के कणों को भी बहा कर ले जाने लगता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर डाउनस्ट्रीम सिरे से शुरू होती है जहां पानी बाहर निकल रहा होता है। धीरे धीरे ये कटाव पीछे की तरफ अपस्ट्रीम की ओर बढ़ता जाता है और नींव के अंदर एक खोखला रास्ता, समझिए एक पाइप जैसा बना देता है। अब जैसे जैसे ये पाइप अंदर तक जाता है, नींव खोखली और कमजोर होती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो ऊपर से आ रहे स्ट्रक्चर का वजन सह नहीं पाती और संरचना ढह जाती है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं फिर? पाइपिंग को रोकने के लिए इंजीनियर्स मुख्य रूप से दो काम करते हैं। एक, संरचना के डाउनस्ट्रीम सिरे पर जमीन के अंदर गहराई तक एक शीट पाइल दीवार, मतलब एक पतली अभेद्य दीवार गाड़ देते हैं। ये पानी के निकलने के रास्ते को ब्लॉक करती है या लंबा कर देती है। अच्छा। दूसरा तरीका है कि संरचना की नींव की चौड़ाई ही बढ़ा दी जाए, मतलब पानी के बहने की दिशा में उसकी लंबाई ज्यादा कर दी जाए। इन दोनों का मकसद एक ही है, पानी के प्रवाह पथ को, फ्लो पाथ को लंबा करना। लंबा करने से क्या होता? जब पानी को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है तो रास्ते में घर्षण के कारण उसकी ऊर्जा, उसकी वेलोसिटी और प्रेशर कम होता जाता है। तो जब तक पानी डाउनस्ट्रीम सिरे पर पहुंचता है, उसकी रफ्तार इतनी धीमी हो चुकी होती है कि वो मिट्टी के कणों को अपने साथ बहा नहीं पाता। समझ गया। मतलब पानी को थका देना है, बिल्कुल, ताकि वो मिट्टी ना उखाड़ पाए। और दूसरा खतरा आपने बताया था अपलिफ्ट, वो क्या चीज है? अपलिफ्ट, इसमें क्या होता है कि नींव के नीचे जो पानी रीस रहा है वो संरचना के बेस पर, उसके तल पर नीचे से ऊपर की तरफ एक दबाव डालता है। इसे ही अपलिफ्ट प्रेशर कहते हैं। अच्छा, नीचे से धक्का। हाँ बिल्कुल।
अब सोचिए, संरचना का अपना वजन है जो नीचे की ओर काम कर रहा है और ये पानी नीचे से ऊपर की ओर धक्का मार रहा है। अगर किसी बिंदु पर ये ऊपर की ओर लगने वाला अपलिफ्ट प्रेशर संरचना के उस हिस्से के वजन से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? वो हिस्सा ऊपर उठ जाएगा या टूट जाएगा? बिल्कुल, संरचना थोड़ी ऊपर उठ सकती है, उसमें दरारें आ सकती हैं, वो अस्थिर हो सकती है और फेल हो सकती है। तो पानी नीचे से भी स्ट्रक्चर को फेल कर सकता है। इसे कैसे रोकते हैं? अपलिफ्ट से बचने के लिए भी तरीके हैं। एक तरीका है संरचना के अपस्ट्रीम सिरे पर, जहां पानी जमा है, वहां शीट पाइल दीवार लगाना। ये पानी को नींव में आसानी से घुसने से रोकती है, जिससे नींव के नीचे प्रेशर कम बनता है। ठीक है। दूसरा और ज्यादा आम तरीका है संरचना की नींव को ही पर्याप्त मोटा और भारी बनाना। अगर नींव का वजन ज्यादा होगा तो वो नीचे से लगने वाले अपलिफ्ट प्रेशर को आसानी से बैलेंस कर लेगा, उसे झेल लेगा। तो ये पाइपिंग और अपलिफ्ट वाकई बड़े खतरे हैं। इनको समझने और डिजाइन करते वक्त इनका ध्यान रखने के लिए जरूर कोई सिद्धांत या तरीके विकसित किए गए होंगे। स्रोत में ब्लाइस क्रीप थ्योरी का जिक्र है, क्या ये इसी से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। ब्लाइस क्रीप थ्योरी सीपेज एनालिसिस के शुरुआती प्रयासों में से एक है। मिस्टर ब्लाइस ने एक कह सकते हैं सरल मॉडल दिया था, ये समझने के लिए कि पानी नींव के नीचे कैसे बहता है और उससे कितना खतरा है। क्या थी उनकी मुख्य बातें? उनकी कुछ मुख्य धारणाएं थीं। पहली, उन्होंने माना कि पानी जो है वो नींव के बिल्कुल निचले बाहरी हिस्से के संपर्क में रहते हुए रेंगता है। मतलब उसके कंटूर को फॉलो करता है, जैसे कोई चींटी चल रही हो। इसी रेंगने को उन्होंने क्रीप कहा। क्रीप, रेंगना, ठीक है। दूसरी बात, पानी ने अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक ये जो पूरी रेंगने वाली दूरी तय की, उसे उन्होंने क्रीप लेंथ एल कहा। तीसरी, उन्होंने कहा कि पानी जैसे जैसे इस क्रीप लेंथ पर आगे बढ़ता है, उसकी ऊर्जा में कमी आती है, जिसे हेड लॉस HL कहते हैं। और ये हेड लॉस पूरी क्रीप लेंथ पर एक समान दर से होता है, मतलब HL L के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो लॉजिकल लगता है, जितना लंबा रास्ता उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस। और उनकी एक और धारणा थी जो थोड़ी विवादास्पद रही बाद में। उन्होंने माना कि पानी चाहे जमीन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल बह रहा हो या किसी शीट पाइल जैसी रुकावट के साथ वर्टिकल, मतलब ऊपर या नीचे जा रहा हो, दोनों में उसे बराबर का प्रतिरोध मिलता है। मतलब हेड लॉस की दर दोनों में सेम रहती है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई फर्क नहीं माना उन्होंने? हाँ, उन्होंने कोई फर्क नहीं माना। और उन्होंने एक टर्म दिया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो कि टोटल हेड लॉस HL और टोटल क्रीप लेंथ L का अनुपात है। I=HLL। ये दिखाता है कि प्रति यूनिट क्रीप लेंथ पर कितना हेड लॉस हो रहा है। तो इस थ्योरी का इस्तेमाल करके ब्लाइस ने पाइपिंग और अपलिफ्ट से सुरक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? पाइपिंग से सुरक्षा के लिए ब्लाइस ने कहा कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है I=HLL, वो एक सुरक्षित मान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षित मान मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। उन्होंने इसे 1C के रूप में दिया, जहां C को ब्लाइस क्रीप कोएफिशिएंट कहा जाता है। अलग अलग मिट्टी के लिए C की वैल्यू दी गई। अगर आपका कैलकुलेटेड I इस 1C से कम है तो पाइपिंग से सेफ है। ठीक है। और अपलिफ्ट के लिए? अपलिफ्ट के लिए उन्होंने कहा कि नींव की मोटाई, थिकनेस किसी भी बिंदु पर इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो उस बिंदु पर लगने वाले अपलिफ्ट प्रेशर हेड को झेल सके। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, T सुपरमोस्ट H G-1। यहाँ H उस बिंदु पर पानी का प्रेशर हेड है और G नींव के मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। मोटे तौर पे ये फॉर्मूला ये पक्का करता है कि नींव का वजन पानी के ऊपर उठाने वाले फोर्स से ज्यादा हो। और ब्लाइस ने इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए 43 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी सुझाया था। मतलब जो मोटाई निकले उसे 43 से गुणा करके इस्तेमाल करें। यह दिलचस्प है कि कैसे एक सरल मॉडल से डिजाइन गाइडलाइन निकालने की कोशिश की, लेकिन स्रोत में इसकी कुछ कमियों का भी जिक्र है, जैसे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप को एक जैसा मानना। ये थोड़ा क्या कहते हैं, अवास्तविक सा लगता है ना? क्या जमीन में पानी वाकई ऐसे सीधी रेखा में ही बहता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ब्लाइस की थियरी अपने समय में एक महत्वपूर्ण कदम थी। उसने सीपेज के बारे में सोचने का एक फ्रेमवर्क दिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो के प्रतिरोध को बराबर मान लिया। असलियत में पानी को जमीन में नीचे या ऊपर जाने में, यानी वर्टिकल फ्लो में, ज्यादा मुश्किल होती है। ज्यादा प्रतिरोध मिलता है बजाय समतल बहने के।
हाँ, ऐसे ही लगता है। ब्लाइज ने इसका ध्यान नहीं रखा और उनकी थियरी ये भी नहीं बताती थी कि फ्लो का पैटर्न कैसा होगा या कोनों वगैरह पर प्रेशर कैसे कंसंट्रेट होगा। इन कमियों को बाद में लेन ने अपनी वेटेड क्रीप थियरी में सुधारा, जिसमें उन्होंने वर्टिकल क्रीप को ज्यादा वजन दिया। और फिर खोसला ने अपनी थियरी और फ्लोनेट्स के मेथड से सीपेज का कहीं ज्यादा सटीक और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो आज भी स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ब्लाइज की थियरी अब ज्यादातर ऐतिहासिक महत्व की है, लंबे समय के लिए खराब कर सकता है। हाँ, और हमने उसे रोकने और ठीक करने के तरीके भी देखे, ड्रेनेज, नहरों की लाइनिंग, लीचिंग, रिक्लेमेशन। बिल्कुल। फिर हमने बांध जैसी बड़ी संरचनाओं के नीचे पानी के रिसाव यानी सीपेज के खतरों को समझा कि कैसे पाइपिंग नींव को खोखला कर सकती है और अपलिफ्ट स्ट्रक्चर को ऊपर उठा सकता है। हाँ। और हमने देखा कि कैसे ब्लाइज जैसे शुरुआती इंजीनियर्स ने इन मुश्किल समस्याओं को समझने और हल करने के लिए मॉडल बनाए, भले ही उनमें कुछ कमियां थी। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाते हैं। ब्लाइज ने माना कि पानी बड़े सलीके से, एकदम यूनिफॉर्म तरीके से नींव की सतह के साथ साथ रेंगता है, लेकिन असल में जमीन के नीचे पानी का व्यवहार कहीं ज्यादा जटिल होता है। मिट्टी एक जैसी नहीं होती, उसमें अलग अलग परतें होती हैं। कहीं रेतीले पॉकेट हो सकते हैं जहां से पानी आसानी से निकल जाए। हाँ, ये तो है। तो क्या होता होगा जब पानी इन आसान रास्तों को पकड़ लेता है? क्या शीट पाइल जैसी रुकावटों के किनारों पर प्रेशर ब्लाइज के सीधे साधे अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ जाता होगा? ये सब जटिलताएं दिखाती हैं कि क्यों इंजीनियर्स को लगातार और बेहतर मॉडल्स और एनालिसिस के तरीके की जरूरत पड़ती रहती है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।